हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज की ये क्लास काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में संपूर्ण चैप्टर बोले तो चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो कॉपी और पेन के साथ बैठिएगा, क्योंकि बहुत सारे आपके यहां से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में मिलने वाले हैं। और इस टाइम भैया हम आपको यही बोलेंगे प्यारे बच्चों, जितना हो सके यार दोस्त रिश्तेदार, ठीक है ना, जितना हो सके इनसे दूरी बना कर रखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भूल जाइए, नहीं, क्योंकि अभी आपको मेहनत करना है और आपके लिए हर एक क्षण बहुत ज्यादा कीमती है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है कि संघर्ष में व्यक्ति अकेला होता है और सफलता में दुनिया साथ होती है। तो अभी आपको मेहनत अकेले करना है, ठीक है ना, क्योंकि भाई जिस दिन आप सफल हो जाओगे तभी दुनिया भर के लोग आएंगे, पूछेंगे, नहीं उसके पहले कुछ नहीं। इसलिए आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि अनजान बनकर मिले थे फिर वो हमारी जान बन गए, कि अनजान बनकर मिले थे फिर वो हमारी जान बन गए, और जिंदगी में करना था बड़ा मुकाम हासिल, कि जिंदगी में करना था बड़ा मुकाम हासिल, इसलिए फिर से हम अनजान बन गए। तो इस समय आपको अनजान बनकर ही मेहनत करना है, ठीक है भैया। चलिए तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपका हो जाता है भैया मोललता, और क्वेश्चन है कि मोलरता और मोललता को उदाहरण सहित समझाइए। और ये रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और हमने इतनी बार करवा भी दिया है कि एकदम रिपीट हो गए होंगे। फिर से ये जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे चीजें उतनी ज्यादा आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। और इस टाइम करना भी तो यही है, इसलिए बोला ना कि कॉपी पेन के साथ बैठना भैया। ये बोर्ड एग्जाम के कुछ दिनों में ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। बस एक नजर आप फेर लेंगे, चीजें तैयार हो जाएंगी। तो मोलरता और मोललता को उदाहरण सही समझाना है, या इसी को बोलेगा कि भैया देखिए मोललता और जिसे मोलरता में क्या अंतर होता है। ठीक, अगर क्वेश्चन पर अगर आप नजर डालें तो इसको देख सकते हैं 10 में, 18 में, 24 में, 25 में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है और रेगुलर बेस पर पूछे जाते हैं। कभी कभार अकेले पूछ लेगा, जैसे मोलरता और मोललता में कोई एक क्वेश्चन, कभी कभार दोनों पूछ लेता है। तो चलिए सबसे पहले अपन समझ लेते हैं कि मोलरता क्या है। मोलरिटी, मोलरता किसे कहा जाता है? तो परिभाषा बड़ी सिंपल सी है। तो इसको समझने से पहले बबुआ हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे अपन मान लेते हैं कि कोई एक पात्र है, ठीक है ना, एक पात्र है, एक बर्तन है, और इस बर्तन में अपन क्या ले लेते हैं, कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन विलेन भरा हुआ है, ठीक है ना। और इस विलेन की क्वांटिटी कितनी है प्यारे बच्चों? विलेन मान लेते हैं कितना है, 1 लीटर। कितना है भैया? 1 लीटर ये विलेन है, ठीक है। और इसमें अपन क्या कर देते हैं, कोई बाहर से इसमें हम क्या कर देते हैं, कोई विलेय पदार्थ घोल दिया जाता है। कोई विलेय घोल देते हैं। अब विलेय में चाहे आप NaCl घोल दो, KCl घोल दो, ठीक है ना भैया, मतलब कोई भी एक विलेय पदार्थ ले लो, और इसका घोलना कितना है, 1 मोल। कितना प्यारे बच्चों? 1 मोल। अब परिभाषा समझने का प्रयास करना मेरे प्यारे रसगुल्लों, कि 1 लीटर विलेन में ये सॉल्यूशन कितना है, विलेन कितना है, 1 लीटर। क्वांटिटी कितने है, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो 1 लीटर विलेन में घुले विलेय के मोलों की संख्या, मतलब मान लेते हैं कि हमने क्या है, जैसे यहां पे 1 मोल, या केवल मोल मान लेते हैं, 1 2 3, इसको साइड हटाओ। तो यहां पे क्या बताया कि किसी विलेन के 1 लीटर में घुले विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय का जितना मोल घुला रहेगा उसे ही क्या कहते हैं, मोलरता। ठीक है, यानी 1 मोल का, यहां पे मोल का मतलब क्या है कि 1 लीटर में कितना मोल मौजूद है। ठीक है, ये बात बताई जा रही है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पर हम लिखेंगे कि किसी विलेन के 1 लीटर में, ठीक, 1 लीटर में घुले विलेय के, वही तो बताया, मोलों की संख्या को ही उस विलेन की मोलरता कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए अब इसके लिए फार्मूला देखते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो तो फार्मूला ही है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, फार्मूला ही होता है। तो यहां पर लिखेंगे भैया, यहां पर हम लिखेंगे कि मोलरता बराबर
मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल, और नीचे हो जाता है विलयन का आयतन, आयतन, विलयन का आयतन। और ये जब लीटर में रहता है, ठीक है ना, लीटर में रहेगा। जब ml में लिखते हैं तो गुणे का 1000 लिख देते हैं। अब चूंकि वी नो दैट, हमको मालूम है ये विलेय का जो मोल है, मोल को भैया समझाते हैं, दर्शाते हैं n से, चूंकि n बराबर W/m भी होता है, यानी मोल के बराबर भार बटू, मतलब भार बटे कितना अणुभार होता है। जैसे कोई मोल ले लिया, देखिए विलेय क्या होता है, जिसको घोलते हैं, विलायक क्या होता है बच्चों, जिसमें घोलते हैं, फिर मिलकर वो सॉल्यूशन बनता है। तो यहां पर मोल के बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका फिर फार्मूला एक एग्जैक्ट फार्मूला बन जाता है, मोलरता को m से दर्शाते हैं। तो m बराबर, अभी हमने बताया ना, इसके स्थान पे भार बटे अणुभार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर से ही लिखते हैं कि m बराबर क्या हो जाएगा, ये भार बटे अणुभार नीचे, यानी m नीचे फिर कर देंगे, और यहां विलयन का आयतन है, तो ये आयतन हो गया किसमें, ml में। जैसे अगर ml में लिख देंगे तब जाकर के गुणे में 1000 यहां आ जाएगा, ठीक है। और ये जब हो जाएगा भैया, तो यही क्या हो जाता है, मोलरता के लिए फार्मूला। अब इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए, जो कुछ सैंबल्स हैं उनको जान लेते हैं। जो सैंबल है भैया प्रतीक की, W क्या है स्मॉल में, फिर उसके बाद स्मॉल m क्या है, फिर उसके बाद जो कैपिटल V है ये क्या है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर अब समझना प्यारे बच्चों, देखिए अब यहां पे जो स्मॉल में W है, ये विलेय का भार होता है, क्या चीज, विलेय का भार, ठीक है, विलेय का भार। स्मॉल m क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार। और उसके बाद जो V है, वॉल्यूम होता है आयतन, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आयतन, आयतन। और इसके लिए कंफ्यूज ना होना, 1 मिनट इसको हटाकर हम कैपिटल M ही लिख देते हैं भैया। ये मोलरता को बताता है, ठीक है, स्मॉल m नहीं कैपिटल M। तो ये हो जाएगा क्या चीज, मोलरता के लिए सूत्र। अब यहां से समझना, सेम मोलरता का मोललता से मिलता जुलता है, यानी अगर आपने मोलरता को समझ लिया तो मोललता चुटकियों में समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हो गया भैया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है प्यारे बच्चों मोललता। अभी देखिए हमने बताया कि भैया मोलरता के बारे में, तो मोलरता के सेम तरीके से मोललता होता है। बस यहां पे आपको यह समझना है, देखिए जैसे सॉल्यूशन लिया, अभी हमने बताया कि भैया जैसे मान लेते हैं अब की बार इसमें कोई विलायक, विलायक जैसे जल है, और जल की क्वांटिटी कितना ले लेते हैं, 1, जैसे केजी। इसके पहले देखिए मोलरता में ही अंतर है, मोलरता में आपने 1 लीटर विलयन लिया था, और इसमें 1 किलोग्राम विलायक ले लेंगे, 1 केजी विलायक, विलायक, ठीक है, जैसे भाई जिसमें घोला जाए वो विलायक, जैसे जल है तो जल विलायक है। और 1 किलोग्राम में अब की बार जैसे कोई विलेय पदार्थ घोल दिया जा रहा है, विलेय के जितने भी मोल घोला जाता है, ठीक, जहां पर आपने क्या किया, जहां पर आपने आयतन बोला, लीटर बोला, ठीक है ना, यहां जहां लीटर वर्ड इस्तेमाल किया कि 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। बट यहां पर वही आपको बोल देना है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। हो गया ना, समझ में आ गया, एकदम सिंपल है। बस इतना अंतर है कि वहां पे 1 लीटर था और यहां पे 1 किलोग्राम है। तो परिभाषा हो जाएगी बच्चों कि किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, है ना, 1 किलोग्राम में घुले विलेय के मोलों की जो संख्या है वो विलयन की मोललता कहलाती है, ठीक है ना, क्या भैया, मोललता। तो यहां पर लिखेंगे कि मोललता बराबर
मोललता बराबर क्या होता है भैया, विलेय के मोल, विलेय के मोल, और नीचे क्या हो जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार। अब विलायक का भार ये केजी में रहेगा, ठीक है। अब यही जब ग्राम में होता है तब जाकर 1000 लगेगा। अब चूंकि यहां पर भी हम जानते हैं कि भैया इसमें भी वही चीज, मोल बराबर, चूंकि मोलों की संख्या, चूंकि यहां पे मोलों की एन क्या है भैया, मोलों की संख्या, एन मोलों की संख्या, तो इसके बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो ये फार्मूला आप ये कह सकते हैं कि मोललता, इसको एम डैश से दर्शाया जाता है, मोललता बराबर भार बटे अणुभार गुणे, इसमें अब की बार विलायक का भार और ये ग्राम में रहता है, और तब जाकर प्यारे बच्चों 1000 से ये गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया फार्मूला, ये हो जाता है प्यारे बच्चों फार्मूला, ठीक है। अब इसमें भी वही लिखना चाहे आप लिख लीजिए जो सैंबल है कि भैया स्मॉल डब्ल्यू क्या है, ठीक है, एम क्या है, अब की बार वही चीज कैपिटल डब्ल्यू आ गया है, तो यहां पर सब कुछ आराम से समझ में आ जाएगा। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, विलेय यानी जो कुछ भी घोला जा रहा है उसका भार, ठीक, बोल देगा कि जैसे ऐसे कुछ इस पे न्यूमेरिकल ऐसे बनता है कि 4 ग्राम कास्टिक सोडा को 450 ग्राम जल में घोला जाता है, तो भैया वही 4 ग्राम जो होगा वो विलेय का भार, ठीक, उसका अणुभार निकालेंगे वो एम होता है। 450 ग्राम जैसे जल में घोला जाता है तो वो विलायक का भार हो जाता है, वही चीज एम क्या है, तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार है। उसके बाद जो कैपिटल डब्ल्यू है भैया ये विलायक का भार है, क्या है बच्चों, विलायक का भार, ठीक है। आई बात समझ में मेरे प्यारे रसगुल्लों, समझ में आ गया, चलिए नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं भैया। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मोल अंश या मोल प्रभाज, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और 2026 में कुछ ज्यादा ही प्रबल संभावना बन जाती है, ठीक, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट और 2025 में मिस किया है, इसलिए और भी ज्यादा इसकी संभावना हो जाती है, याद रखना। अब देखिए भाई मोल अंश या मोल प्रभाज कहते किसे हैं, देखिए मोल अंश, अंश का मतलब ही होता है हिस्सा, अंश का मतलब ही होता है हिस्सा। जैसे समझना है भैया कि कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये विलेन है, और इसमें भैया समझिएगा, इसमें क्या है, मान लेते हैं 2 घटक या 3 घटक, जैसे 2 घटक ले लिया, एक तो ए घोल दिया, दूसरा बी, ए और बी इसमें घोला गया है, ठीक है, ए और बी क्या है इसमें घोला गया है, याद रखना, इस तरह से ए और बी इसमें घोला गया है, ये फैला है इसमें। तो अगर यहां पर बात किया जाए मोल अंश या मोल प्रभाज में, तो क्या होता है, जैसे किसी भी घटक का निकालना है, जैसे ए का निकालना है, समझिए परिभाषा फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, जैसे ए का मोल अंश निकालना है तो क्या कहलाता है, ये जो मोल अंश या मोल प्रभाज परिभाषा कहता है कि जैसे कोई विलेन है, ठीक, पूरा कोई विलेन है, हमने बताया कि किसी विलेन में किसी भी घटक का जो मोल प्रभाज होता है उस घटक के मोलों की संख्या, जी एन का क्या बताता है, मोलों की संख्या, ए लगा दिया तो इसका मतलब ए के मोलों की संख्या। तो भैया जैसे हम ए का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं तो किसी घटक का मोल अंश, इसको काई ए से दर्शाया जाता है, लगा दिया, काई पढ़िए या एक्स पढ़िए, बहुत सारे बच्चे एक्स पढ़ते हैं, तो किसी घटक का मोल अंश जो है वो क्या कह रहा है, उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या, कुल का मतलब एन ए प्लस एन बी, और तीसरा होता तो एन सी लिख देते। तो वही चीज कि उस घटक के यानी जिसका निकालना हो उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, बस हो गया। जैसे अब बी का निकालना है प्यारे बच्चों, तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी बराबर मतलब एन बी अपान
Na प्लस Nb हो जाएगा। अगर यहीं पे ए बी सी करके होता, सी का तो निकालना होता तो भैया Na प्लस Nb प्लस Nc करते नीचे, ठीक है। फिर यहां पे ध्यान देना, सब ऐसे कुल का मतलब नीचे जितना रहेगा सबका जोड़ देना है, तो ये चीज हो जाता है। समझ में आ गया? फार्मूले से समझिएगा बस कि किसी विलयन में किसी भी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, ये रहा परिभाषा। चलिए तो यहां पे लिखेंगे भैया, तो यहां पर हम लिखेंगे प्यारे बच्चों कि किसी विलयन में किसी घटक का जो मोल प्रभाज होता है या मोल अंश होता है उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटक के कुल मोलों की संख्या, जितने घटक हैं कुल का मतलब जोड़, ठीक है, की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे कि अभी हमने बताया ना, यहां पे आपको साइड में एक पात्र से ही समझा देते हैं, इसको समझना पड़ेगा। जैसे यहां पे भैया इसमें हमने किया क्या, दो घटक ले लिया, दो घटक ले लिया, एक ए है एक बी है, ठीक है, ए बी फैला हुआ है। तो यहां पर लिखेंगे, थोड़ा लिखना पड़ेगा कि माना किसी विलयन में, माना किसी, क्या लिखेंगे भैया, विलयन में ए तथा बी दो घटक हैं। ए तथा बी क्या है भैया, दो घटक शामिल हैं किसी विलयन में। तो ऐसे केसेस में अब हम निकालेंगे बच्चों ए का मोल प्रभाज। क्या निकालेंगे भैया, ए का मोल प्रभाज। ए का मोल प्रभाज बोलिए या ए का मोल अंश। अब ए का मोल प्रभाज निकालना होगा तो अपन क्या करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से निकाल देंगे। काई ए या एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा भैया, एन ए अपान एन ए प्लस का एन बी। याद रखना यही क्या हो जाता है भैया, मेन फार्मूला हो जाता है मोल प्रभाज या मोल अंश का, ठीक है। ये जैसे ए का मोल अंश निकालना है, ठीक, ए का मोल प्रभाज। इसी तरह से अब अगर जैसे आपको बी का मोल प्रभाज निकालना है, ठीक, जैसे अगर बी का, तो यहां पर अब लिख देंगे कि भैया जैसे बी का मोल प्रभाज, बी का मोल प्रभाज, अब बी का जब मोल प्रभाज निकालना होगा तो क्या करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से निकालेंगे। काई बी या एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, थोड़ा इधर लिख देते हैं, बराबर यहां पे क्या हो जाएगा, एन बी अपान एन ए प्लस एन बी, ये हो जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा भैया बी का मोल अंश या बी का मोल प्रभाज, ठीक। ये चीजें समझ में आ गई। अब यहां से अगर आपको जैसे न्यूमेरिकल आ जाता है तो न्यूमेरिकल में बच्चों जैसे एन बी का निकालना है तो भैया वो बी का दिया रहेगा। जैसे अगर एन बी निकालना है तो वो क्या करेंगे, एच लिखा जा रहा है एन बी, तो वहां पे दिया रहेगा दो घटक। जैसे बोल देगा जल तथा एथिल एल्कोहल के दोनों के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालिए, या कहेगा एथिल एल्कोहल तथा मेथिल एल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज निकालिए, तो वहां दो घटक दिए रहेंगे। तो एन ए एन बी वहां पे दिया रहेगा। एन भाई एन का बराबर आप डब्ल्यू बटे एम जानते ही हैं। जैसे अगर जल दे दिया तो आप जानते हैं, बोल देगा 18 ग्राम घुला है, तो आप समझ जाएंगे कि 18 ग्राम है तो डब्ल्यू का मान, फिर इसका अणुभार होता है 18, तो समझ जाएंगे एम का भी मान है, तो ऐसे निकालना होता है। तो ये एन ए एन बी का मान तो डब्ल्यू बटे एम से ही निकलेगा, ठीक है ना भैया, आई बात समझ में। तो ये आपका मेन फॉर्म। एक्स ए क्या है, ए का मोल अंश, एक्स ए या काई ए बी क्या है, बी का मोल अंश। एन ए क्या है, ए के मोलों की संख्या। एन बी क्या है, बी के मोलों की संख्या। तो इतनी चीज तो समझ में आ ही रही है, ठीक है ना। अब लिखने की जरूरत नहीं है कि एन ए क्या है, नहीं तो अगर आप चाहिए भाई लिख देंगे, वैसे जरूरत है नहीं, बता दे रहे हैं ना कि एन ए क्या है, ए के मोलों की संख्या। एन बी क्या है, बी के मोलों की संख्या।
ये जो काई ए लिखा है मतलब ए का मोल प्रभाज, काई बी लिखा है मतलब बी का मोल प्रभाज। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, परासरण दाब क्या है? परासरण दाब क्या है? ठीक, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। कभी कभार परासरण अकेले पूछ लेता है। ठीक है, पहले समझते हैं। और यह भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं 25 में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि परासरण किसे कहा जाता है। भाई परासरण दाब से पहले परासरण समझेंगे। तो ये परासरण एक ऐसी प्रक्रिया है, समझ लेते हैं, पहले परासरण समझेंगे। मान लेते हैं कि इधर सांद्रता, अधिक सांद्रता वाला कोई क्षेत्र है, अधिक सांद्रता, इधर कम सांद्रता। ठीक है, तो वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या कहते हैं भैया, गति करते हैं, बोले तो जाते हैं, तो वो प्रक्रिया ही कहलाती है परासरण। क्योंकि परासरण भी कई बार पूछा गया है, इसलिए जो हम परिभाषा बोल रहे हैं प्यारे बच्चों लिख लीजिएगा कि बोलेंगे भाई क्या लिखना है परासरण में। जैसे परासरण पूछ लेता है प्रति परासरण, तो परासरण किसे कहा जाता है कि वह प्रक्रिया जिसमें विलायक के अणु अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ जाते हैं, तो इसे परासरण कहते हैं। फिर प्रति परासरण या प्रतिलोम परासरण पूछ ले तो वही चीज आप उल्टा बोल दीजिएगा कि जब कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र में जाते हैं तो वो प्रति परासरण। ठीक है, ये तो रहा परासरण, ये बात हो गई भैया परासरण। ठीक, क्योंकि कई बार पूछा है इसलिए हमने भाई ये बता दे रहे हैं, क्योंकि आ भी सकता है बच्चों 2024 में ही आया था प्रति परासरण या प्रतिलोम परासरण। ठीक है ना, याद रखना। अब समझेंगे कि परासरण दाब क्या है, तो समझ लेते हैं परासरण दाब क्या होता है। ठीक, जैसे यहां पे हमने एक अर्धपारगम्य झिल्ली ले लिया। अर्धपारगम्य झिल्ली या चर्मपात्र झिल्ली क्या है, तो ऐसी झिल्ली जिसमें विलेय के कण आर पार आसानी से ना जा सके, जबकि विलायक के कण जैसे जल हो गया, ठीक है, इन सब का कण आराम से चला जाए। ठीक, तो वो झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली जो या फिर चर्मपात्र झिल्ली कहते हैं। जैसे हमारी त्वचा हो गई, प्याज में एक झिल्ली निकलती है वो हो गई। ठीक है, इसी तरह जैसे अंडे में आप देखेंगे पतली झिल्ली निकलती है वो हो गई, तो वो अर्धपारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। तो जैसे क्या है भैया, तो ये मान लेते हैं एक चर्मपात्र झिल्ली या अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक, और मान लेते हैं ये विलयन है, इधर क्या है विलयन है, और ये क्या है विलायक है। तो यहां पर एक सिंपल सा परिभाषा समझना, कोई मतलब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो विलयन यहां पे बस इतना समझना है कि किसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी न्यूनतम दाब। भाई ये विलयन है, जो क्या है किसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी न्यूनतम दाब, जो क्या करता है भैया, विलयन तथा ये विलायक है, विलयन तथा इस विलायक के बीच परासरण की, इसके बीच जो परासरण घटना हो रही होती है उस परासरण घटना को क्या कर दे, रोक दे, तो वो दाब ही क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। आई बात समझ में, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी विलयन पर लगाया गया वह बाहरी न्यूनतम दाब जो क्या करता है कि विलयन तथा विलायक के बीच होने वाली परासरण की घटना को क्या कर दे भैया, रोक दे, तो वो दाब ही कहलाता है परासरण दाब। क्या कहलाता है बच्चों, परासरण दाब। ठीक है चलिए भैया, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही भाई हमारी, कुछ जुकाम की शिकायत है, कुछ सर्दी की जो खांसी भी आ रही है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, कहीं कहीं तो बर्फबारी हो गई है, बारिश। आप भी बताइएगा क्या आपके यहाँ हुई है, फसलों का नुकसान तो चालू हो गया अब। तो इसके लिए जो फार्मूला, भाई पहले परिभाषा देखते हैं। परिभाषा कैसे लिखना है बच्चों, कि किसी विलयन पर लगने वाला वह न्यूनतम दाब जो उस विलयन तथा उसके विलायक के बीच परासरण की क्रिया को या घटना को रोक देता है, उस दाब को परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से दर्शाया जाता है, तो अपन लिख सकते हैं पाई
बराबर इसका फार्मूला जो होता है भैया वो होता है CRT, मेन फार्मूला, ठीक है ना, पाई बराबर CRT, ये फार्मूला हो जाता है परासरण दाब का। या फिर इसी को ऐसे भी लिखा जाता है, या पाई बराबर इसी को CST भी करके भी लिखा जाता है, ठीक है, तो ये भी हो जाता है कहीं कहीं, ठीक है, परासरण दाब का। या पाई बराबर N/VRT या W/MV फिर करके RT ऊपर रहता है, तो ये करके, बट दो तरीके से ये मेन होता है, बस इतना लिखिए। चलिए नोट कर लीजिएगा। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भैया, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि निर्नष्ट समीकरण क्या है और मानक इलेक्ट्रोड विभव तथा इलेक्ट्रोड विभव में संबंध स्थापित करना है, अथवा में बोलेगा कि निर्नष्ट समीकरण क्या है। सिंपल सी बात, देखिए ये निर्नष्ट वैज्ञानिक का नाम है, इन्होंने क्या है कि भैया इलेक्ट्रोड, सेल के इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव के बीच संबंध को स्थापित करने के लिए एक समीकरण बनाया, एक समीकरण दिया, ठीक है, उस समीकरण का नाम ही रख दिया इन्होंने निर्नष्ट समीकरण। मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है, ठीक है, ज्यादा कुछ लिखना नहीं होता है इसमें, लेकिन टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लाइन लग गया है 16, 17, 18, 20, 22, 23, 25, ठीक है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, कोई भैया अभिक्रिया है, जैसे कोई अभिक्रिया है, मान लिया, और उसके बाद अब यहां से, ठीक है, ये क्या है, ये इक्वस फॉर्म में है, ठीक, एक मिनट, उसके बाद यहां पे ये क्या है, सॉलिड स्टेट में, ये कोई अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया के लिए जो मानक मतलब निर्नष्ट जो समीकरण हो जाता है भैया, वो हो जाता है E बराबर, वो हो जाता है E बराबर, E से लिखिए, या E बराबर E0, ठीक, यहां लिख दीजिए E सेल बराबर हो जाता है E0 सेल, यानी सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये इलेक्ट्रोड विभव, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। उसके बाद माइनस का क्या हो जाता है 2.303 RT अपान NF, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा कि log बेस 10, फिर हो जाता है M अपान M पे N प्लस, ठीक है, यानी धातु आयन की सांद्रता, ठीक है। ये आपका हो जाता है क्या चीज, निर्नष्ट समीकरण, यही भैया आपका क्या हो जाता है, निर्नष्ट समीकरण हो जाता है, ठीक, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, ठीक, वो तरीका ये है कि जैसे ये सब कुछ मान, ठीक, जैसे R का मान रख दो गैस स्थिरांक, T का मान रख दो परमताप जो कि है, N भाई क्या करते हैं F का मान फैराडे नियतांक 96,500, सब कुछ अगर मान रख दिया जाए तो इसको ऐसे भी तो लिखा जाता है। तब भैया इसको लिखा जाता है क्या चीज, मतलब ई सेल बराबर E0 सेल, फिर उसके बाद माइनस 2.303 RT, सॉरी RT फिर क्या लिखना है, यानी सब मान रख देते हैं 0.0591 हो जाता है, अपान केवल n बचता है, फिर उसके बाद log बेस 10, फिर m अपान यहां पे m पे n प्लस, ठीक, ये हो जाता है। तो इसको अपन दो तरीके से, चाहे भैया इस तरीके से भी लिखिए, ये वाला आपके लिए आसान कब हो जाता है, न्यूमेरिकल के लिए, ये वाला तो भाई ऐसे लिखिए, या करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक, ये वाला न्यूमेरिकल के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि हमको ना तो R का मान लिखना, ना T का मान लिखना, फिर ना F का मान रखना, पूरा F वगैरह कुछ नहीं रखना, एकदम सिंपल सिंपल सीधा सीधा ये वाला हो जाता है। अब जहां सब कुछ, क्योंकि भाई इसमें प्रतीक जरूरी होता है कि किसका मतलब क्या है, तो यहां पर सैंबल जानना बहुत जरूरी है।
तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें भाई अगर बात करें तो ये जो ई सेल है इसका क्या मतलब है। उसके बाद भैया ई नॉट सेल है, ठीक। उसके बाद यहां पर देखें क्या है, और देखें आर है, आर के बाद टी है, ठीक है, टी है, फिर एन है, एफ है। इधर देख लेते हैं, ठीक है, एक मिनट थोड़ा इधर लिख लेते हैं। तो देखिएगा ई सेल क्या है, तो इलेक्ट्रोड विभव है, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, सेल का इलेक्ट्रोड विभव, सेल का इलेक्ट्रोड विभव। और ई नॉट सेल क्या है, तो भैया ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है बच्चों, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ठीक है। उसके बाद आर क्या है, तो ये गैस स्थिरांक है, गैस स्थिरांक है। टी क्या बताता है भैया, ये ताप को, ठीक है, टी ताप है, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद ताप मतलब यहां पे परम ताप है, ठीक, परम ताप। उसके बाद भैया यहां पर बचता है और आपका क्या चीज, एम बचता है, नहीं एन और एफ भी है। तो भैया यहां पे ऊपर देख लेते हैं, एन क्या है, फिर एफ क्या है, फिर उसके बाद एम भी है, उसके बाद एम पे एन प्लस भी है। तो ये चीजें हैं। तो यहां पर इन सब का भी मतलब जानना बेहद जरूरी। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद ठीक है ना, दिख रहा है भैया, हाँ समझ जाइएगा, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। उसके बाद एफ क्या है, फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक, ठीक है। एम क्या है, ये धातु, ठीक है, ये क्या है भैया, धातु। और ये धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता, ठीक। तो इतना ध्यान देना, ये मतलब इनका सबका सैंबल का मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बातें अच्छे से आप अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा तो भैया जितना समीकरण इंपॉर्टेंट उससे कहीं ज्यादा तो ये इनका सैंबल का मतलब इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, और इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और सिंपल सा टॉपिक, और देख सकते हैं कि भाई 25 में किसी भी सेट में नहीं आया, ठीक, 24 में यह आया है, 25 में नहीं आया, इसलिए और भी ज्यादा इसकी संभावना हो जाती है, ठीक है। चलिए भैया देखते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहा जाता है। बहुत सरल टॉपिक है, बस समझना है थोड़ा फिगर में आपको। ये मान लेते हैं कोई अर्ध सेल है जिसमें क्या है, एक धातु की छड़ है, धातु की छड़ हमने डुबो दिया, ठीक, ये धातु की छड़ क्या है, इसमें डुबो दिया। जैसे इसमें डुबो देते हैं, छड़ मान लिया किसकी है, जैसे सीयू की हो या जेडीएन की हो या एजी की हो, जैसे जेडीएन की छड़ है, और विलयन किसका भर देते हैं, जेडीएन SO4 का भर देते हैं, ठीक है। अब परिभाषा समझिएगा कि जब किसी धातु की छड़ को क्या किया, कि जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं, ठीक है। हमने जैसे बताया जिंक धातु की छड़ है और जिंक सल्फेट ये जो साल्ट है इसका विलयन है। तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो इस धातु की छड़ तथा इस विलयन के बीच में क्या होता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इस विभव को ही क्या कहते हैं,
इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आई बात समझ में? एकदम सिंपल परिभाषा है ना। तो जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में, उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ तथा विलयन के बीच में एक विभव स्थापित हो जाता है। उस विभव को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चन यहां से जो आता है कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहला ताप है। ठीक है भैया, ये ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रोड विभव का मान भी क्या है? परिवर्तित होगा। दूसरा है धातु की प्रकृति। धातु की प्रकृति भी बहुत ज्यादा निर्भर करती है, जैसे जेडन है, सीयू है, इन सब में अलग, जैसे सिल्वर वगैरह की है तो इनका भी अलग। तो धातु की ये प्रकृति भी निर्भर करती है कि किस धातु की यहां पर क्या है? क्षण है। अगला है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता भी क्या है? इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है वैद्युत अपघट्य की प्रकृति। ठीक, यहां पर वैद्युत अपघट्य किसका है याद रखना। ठीक, चलिए तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना भैया? आगे चलते हैं बबुआ। अगला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? देखिए ये भी टॉपिक प्यारा सा है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? एक मिनट भाई, थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए देखिए, अभिक्रिया का वेग किसे कहते हैं? तो अभिक्रिया का वेग, ध्यान देना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं ना, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाना। तो भैया कह रहा है एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। अब देखिए अभिकारक ही नहीं, आप अभिकारक और उत्पाद दोनों भी बोल सकते हैं कि एकांक समय में अभिकारक अभिक्रिया के अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन हो उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भाई अभिकारक में परिवर्तन होगा तभी उत्पाद में परिवर्तन होगा। जैसे कोई अभिकारक, मतलब कोई अभिक्रिया है ए से पी तक, जब भैया इसका विघटन होगा, इसमें इसकी सांद्रता में कमी आएगी, तभी जाकर के प्रोडक्ट तैयार होगा, तभी जाकर के ये बनेगा। ठीक है, यानी इसकी सांद्रता में कमी आएगी तभी इसकी सांद्रता में वृद्धि आएगी। तो वही चीज है ना कि जब परिवर्तन होगा तो अभिकारक, क्योंकि ये क्या है? अभिकारक। अभिकारक क्या होते हैं? तो ये अभिकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे मिल करके रासायनिक अभिक्रिया बनती है, यानी अभिकारक ही मिलकर के क्या है? उत्पाद बनाते हैं। तो यहां पर वही चीज है, ठीक है। तो जैसे यहां पे कोई अभिक्रिया हमने ले लिया ना, कोई अभिक्रिया जैसे ले लिया, ठीक है, कोई अभिक्रिया जैसे ले लेते हैं यहां पे ए से पी के लिए, ठीक, कोई अभिक्रिया ले लिया। अभी हमने बताया ना बच्चों, याद रखना, ये होता क्या है? अभिकारक होता है, इसे अभिकारक कहा जाता है बबुआ। और ये क्या होता है? उत्पाद। उत्पाद तो स्टाइकियोमेट्री में जो चलता है ना, तो इधर क्या है? सांद्रता में परिवर्तन बताता है तो माइनस चिन्ह के साथ, इधर लिखते हैं तो इसको प्लस चिन्ह के साथ। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। स्टाइकियोमेट्री में जब चलता है ना तो कभी कभार इसमें न्यूमेरिकल आता है कि डेल्टा यहाँ पे ए अपॉन डेल्टा टी, ये माइनस करेगा, ये बराबर करके इधर प्लस करेगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सवाल में देगा कि ए की सांद्रता में इतना परिवर्तन हो रहा है तो बी में कितना होगा, तो वही मान रख देंगे। ये स्टाइकियोमेट्री जो होता है स्टाइकियोमेट्री में चलता है, ठीक। बट यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये नहीं है, हमें केवल अभिक्रिया का वेग समझना है। तो अभिक्रिया का वेग क्या कहा? यहां पर देखिए बोल रहा है एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है वही अभिक्रिया का वेग है। तो नीचे लिखेंगे कि माना 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 एकांक समय dt में किसी अभिकारक
की सांद्रता में परिवर्तन dx होता है तो अभिक्रिया का जो वेग हो जाएगा, तो अभिक्रिया का वेग, तो अभिक्रिया का वेग, जो वेग हो जाएगा वो भैया क्या हो जाएगा, dx अपान dt, dx अपान वो dt के क्या हो जाएगा बराबर, ये अभिक्रिया का वेग हो जाएगा। ठीक है, अगर मात्रक की बात करें, कभी कभार इसका मात्रक भी पूछ लेता है, ठीक है ना, कभी कभार केसेस में इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है। तो मात्रक में भैया मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, मोल प्रति लीटर, क्योंकि जो सांद्रता में परिवर्तन वो मोल प्रति लीटर में नापा जाता है, नीचे सेकेंड है तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड ये मात्रक हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अगला है अभिक्रिया की कोटि को, अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक, देखिए भैया अभिक्रिया की कोटि किसे कहा जाता है, कोटि का मतलब होता है, यहां पे ध्यान देना, कोटि का मतलब होता है अभिकारक की सांद्रता की घात का योग, एकदम आसान है, परिभाषा समझिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, देख सकते हैं, ये लगभग लगभग ये रेगुलर पूछा जाता है यहां से, एक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर, और अभिक्रिया की कोटि और आणविकता की परिभाषा अलग अलग, तो ये दोनों साथ चलते हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। ठीक, चलिए जैसे भैया देख लेते हैं, कोई अभिक्रिया है, कोई भी एक अभिक्रिया ले लेते हैं, जैसे हमने मान लिया कि XA और प्लस यहां पे YB, अभिक्रिया यहां पे क्या करते हैं, मान लेते हैं ये C रखा है। ठीक, ये कोई अभिक्रिया है, और इसके लिए अभिक्रिया का दर समीकरण, जो दर समीकरण अगर निकालेंगे, क्योंकि दर समीकरण से ही अभिक्रिया की कोटि निकलती है, दर समीकरण में अगर मान लिया कि R बराबर, यहां पे K ले लिए, R बराबर यहां पे K लिए ले लिया हमने, और अभिक्रिया यहां पे अभिकारक A है, तो जैसे A की घात हमने कुछ भी ले लिया M, और उसके बाद B की घात हमने ले लिया N, और अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि कोटि इसकी क्या हो जाएगी, कोटि क्या हो जाएगी, तो कोटि का मतलब क्या कह रहा है कि अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग। तो जैसे ये अभिकारक A और B है, तो भाई जब इसको दर समीकरण में लिखते हैं ऐसे, और मान लिया इसकी कोटि M और N है, तो जब ये A है अभिकारक, इसका ये कोष्ठक जब लगा देते हैं तब पढ़ा जाता है सांद्रता, और इसकी घात लगा दिया तो घात M हो गई। तो वही कह रहा है कि अभिकारक की सांद्रता के घात, तो अभिकारक की सांद्रता के घातों का योग, तो उनका घात क्या है, M है और N, तो घातों का योग ही क्या कहलाएगी भैया, कोटि। तो वही चीज है एकदम सिंपल तरीके से कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को क्या कहा जाता है, अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है, जो कि बहुत आसान है। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। भाई देखा जाए तो ये लाइन लग गया है 2006 में, 8 में, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, लेकिन 25 में ये क्वेश्चन नहीं दिखा। तो इसका मतलब है कि भैया पूरी प्लानिंग के साथ ये क्वेश्चन है अब की बार, पूरी प्लानिंग के साथ।
ठीक, तो हमें भी कमर कस के तैयार रहना है बच्चों कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहा जाता है। देखिए नाम में ही बहुत कुछ छिपा है बबुआ कि शून्य कोटि, तो वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, मैं ऐसे कह लें कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की शून्य घात के समानुपाती हो, या फिर यूं कह लें कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक की दर अभिकार मतलब जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की मतलब घात पर निर्भर ही ना हो या अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, तो वो अभिक्रिया कहलाएगी शून्य कोटि की, क्योंकि घात अब की बार शून्य होगा। तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। एकदम सिंपल लॉजिक। ठीक है, चलिए समझते हैं। जैसे भैया मान लिया प्यारे बच्चों कोई अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया क्या है, ए से यहां पे कोई उत्पाद बन रहा है, ठीक है, या पी ही बना लेते हैं, ए से पी। अब की बार यहां से अब हम जब शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, इसमें लिखेंगे के लिए, इस अभिक्रिया के लिए यहां पर क्या हो जाएगा कि अभिक्रिया की दर अब की बार क्या हो जाएगी, अभिक्रिया की दर कह रहा है अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती। तो भैया अभिकारक क्या है, ए है, तो ए की सांद्रता का मतलब कोष्टक लगा दो, शून्य घात का मतलब लगा दिया, और ये के क्या होती है, समानुपाती होती है, तो ये अभिक्रिया क्या कहलाएगी, शून्य। जब इसको हटाते हैं तो भैया यही आर बराबर ये के लग जाता है, और ए की सांद्रता की घात क्या है, 0। ये शून्य घात की मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। वैसे कोई एग्जाम्पल अगर इस पे देखना चाहें, एग्जाम्पल जैसे यहां पे भैया जैसे हो गया H2, उसके बाद Cl2, और ये मिलकर के भैया HCl बनाएंगे, बट यहां पे देखिए दो दो हैं तो यहां पे 2HCl। ये क्या है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि इसमें अभिक्रिया की जो दर होती है वो इसमें जो हाइड्रोजन है, ठीक है, इसकी शून्य कोटि की, और जो Cl2 है, जो Cl2 है इसकी भी जो घात है वो शून्य, तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। याद रखना, पूछ लेता है कभी कभार कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है, तो उदाहरण में आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया। चलिए, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बिल्कुल आप लोगों की तरह, तो नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है हमारा भैया कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। ठीक है, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, जो अभी आपने देखा शून्य कोटि की अभिक्रिया में सेम हूबहू उसी के जैसा, बट अंतर यहां पर होता है कि जहां आपने बोला कि शून्य घात के समानुपाती होती है, वहीं आपको बोल देना है कि प्रथम घात के समानुपाती होती है। कहने का मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर क्या होती है भैया, अभिकारक की सांद्रता के शून्य, जहां बोला वही प्रथम घात के मतलब क्या है, समानुपाती होती है। ठीक, तो लिखेंगे वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक के, ठीक, जो अभिकारक की सांद्रता बोलेंगे, यहां पर डायरेक्टली सांद्रता नहीं लिखा है, तो सांद्रता, ठीक, अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होती है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये भी है, जैसे ले लिया सेम टू सेम हूबहू। एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं ए, और ए से कोई हम यहां पे बना रहे हैं उत्पाद। जब उत्पाद बना रहे हैं, अब शून्य कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, इसके लिए लिखेंगे के लिए, ये रिएक्शन है कोई, इस अभिक्रिया के लिए अब जो लिखेंगे आर, ये अनुक्रमानुपाती किसके कह रहा है, तो ये क्या है, अभिकारक। अभिकारक क्या है, ए है, अभिकारक की सांद्रता, कोष्टक ये वाला लगा दिया तो सांद्रता हो गया, कि प्रथम घात, यानी इसका क्या है, प्रथम घात, ये क्या होता है बच्चों, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती।
तो R बराबर क्या हो जाएगा, जब हटाते हैं तो कांस्टेंट हो जाएगा, यही भैया क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, यानी ए की घात ये 1। तो ये क्या है, शून्य कोटि की अभिक्रिया ना होकर ये प्रथम कोटि की, क्योंकि शून्य कोटि में जिसका घात शून्य है उसका मान एक ही हो जाता है। फिर अब इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें, जैसे कोई एग्जाम्पल कभी कभार बोल देता है कि भैया इसको उदाहरण सहित लिखिए, तो जैसे यहां एसीटेट का जल अपघटन, जिसे एसीटेट बोल रहे हैं, एस्टर का जल अपघटन, इसका भैया एस्टर, एस्टर का जल अपघटन, जैसे भाई एस्टर का फार्मूला है, जैसे एस्टर का CH3COO-C2H5 और प्लस का यहां पे H2O, ठीक है, H2O। अगर इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो बनेगा क्या, एक तो बन जाएगा भैया, यहां पे क्या बन जाएगा, ध्यान देना, CH3 और COOH। एसिटिक अम्ल बोले तो सिरके का प्रमुख घटक होता है, CH3COO और यहां से एक H ले लिया, अब बचा क्या, C2H5OH, मतलब एल्कोहल का एक अणु बच गया, तो यहां पे अब बच जाएगा C2H5OH। ये अब इसके लिए अगर आप अभिक्रिया की मतलब यहां पर निकालेंगे तो भैया अभिक्रिया की दर के लिए तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे K, और बच्चों ये आपका पूरा CH3COO ये क्या हो जाएगा, C2H5, ठीक है। तो ये एस्टर कहेंगे या एथिल एसीटेट बोलिए, CH3COO-C2H5, इसकी घात क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाती है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट, फिर से बता दे रहे हैं भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। अब इसमें हम बार बार नहीं बताएंगे, नहीं तो एग्जाम में धोखा हो जाएगा, इसलिए अच्छे से कमर कस के तैयार रहना। हो गया, चलिए आगे चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन, संक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, कि भैया क्वेश्चन ये बड़ा बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि संक्रमण तत्व क्या है, इससे भी ज्यादा संक्रमण तत्व की विशेषताएं, वो कुछ ज्यादा ही पूछता है। तो संक्रमण तत्व, अथवा में इसको ये पूछेगा कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है, ठीक है, चाहे संक्रमण तत्व कहे या डी ब्लॉक के तत्व कहे, क्या होता है। तो देखना भैया, तो क्या होते हैं, जो पेरियोडिक टेबल में, पेरियोडिक टेबल जो आपकी होती है इस तरह से, ठीक है, इसमें अगर बात कर लें तो ये क्या है, एस ब्लॉक, ये क्या है, पी ब्लॉक, ये बीच वाला क्या होता है, डी ब्लॉक, ठीक है ना, एस पी डी, और नीचे दो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको एफ ब्लॉक बोला जाता है। तो ये जो डी वाला तत्व, मतलब डी वाला ब्लॉक है, यही क्या है, संक्रमण तत्व कहा जाता है, ठीक है, इसमें के जो तत्व। अब यहां पे वही परिभाषा हमको क्या लिखना है, तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, किसमें भैया, डी उपकोष में, तो ऐसे तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब क्वेश्चन यहां पे यह समझना है कि डी ब्लॉक के तत्व को ही संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, तो भैया इसका कारण यह है क्योंकि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, यानी इनके जो लक्षण कुछ होते हैं मिलते जुलते हैं। भाई संक्रमण का मतलब ही है, जैसे शरीर में कोई बीमारी हो जाए तो वो शरीर के अंदर है, तो संक्रमण वहां पे पल रहा है, तो इसी तरह जो डी है वो एस और पी के बीच में है, यानी इसके अंदर है, ठीक है, तो इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिए हम लिखेंगे ओ भाई, चलिए देखते हैं, ये भाई परिभाषा लिखना है कि डी ब्लॉक के तत्व में ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं
उन्हें क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक, और संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? तो हमने बताया ना, ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसी कारण से भैया इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। मतलब यही कारण है कि इन्हें संक्रमण तत्व के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये तो रहा केवल संक्रमण तत्व की परिभाषा, नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि संक्रमण तत्व के प्रमुख गुण या संक्रमण तत्व की विशेषताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ज्यादातर इसमें कारण वाला क्वेश्चन चलता है। ठीक है, इसके बाद हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कारण वालों को देखेंगे। तो यहां पर जो क्वेश्चन है अपना कि संक्रमण तत्व के भैया प्रमुख गुण या कहेगा संक्रमण तत्व की विशेषताएं लिखिए। तो बच्चों पहला है कि ये रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, रंगीन आयन या रंगीन यौगिक बनाते हैं। और दूसरा बात कर ले, इनमें अनुचुंबकीय गुण होता है, यानी इनमें मैग्नेटिज्म का गुण होता है, चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है। ठीक है, तीसरा है कि इनमें उत्प्रेरक का गुण भी होता है, यानी ये एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं? जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। ठीक है, जैसे भाई इसके पहले हमने आपको बताया है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया जो बनाई जाती है उसमें Fe+MO यानी आयरन मोलिब्डेनम उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। इसी तरह से जो आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ, ठीक, ओस्टवाल विधि जैसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल जब बनाते हैं संपर्क विधि द्वारा तो उसमें प्लेटिनम इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है? अच्छे उत्प्रेरक के रूप में भी क्या है? प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला है कि इनमें धात्विक चालकता होती है, मतलब इसमें चालकता का गुण विद्यमान होता है। तो ये आपके क्या है? कुछ प्रमुख लक्षण हो जाते हैं या विशेषताएं। और भी इसकी विशेषताएं हैं, लेकिन अभी केवल यहां पे 4 देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया इसका। हो गया ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि लिगेंड क्या है और उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो भैया ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बबुआ। ठीक, आप देख सकते, बहुत पीछे से नहीं उठाया हमने, केवल यहां 18 से, उसके पहले भी आया है लगातार 18, 20, 23, 25। ठीक, और ये रेगुलर पूछे जाने वाले क्वेश्चन में होते हैं कि लिगेंड किसे कहा जाता है, क्या है लिगेंड। ठीक है, लिगेंड आता है लॉन्ग वाले में, तो लिगेंड का वर्गीकरण पूरा आ जाता है। तो लिगेंड किसे कहते हैं? तो समझिएगा, बहुत सिंपल है कि ऐसे धातु या धातु आयन जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो, वो लिगेंड कहलाएंगे। समझते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे K3Fe, उसके बाद CN6। ये ध्यान देना। अब यहां पे प्यारे बच्चों आपको ये समझना है, देखिए ये क्या होता है, जैसे इसको अगर 2 पार्ट में डिवाइड करें तो ये पूरा धनात्मक आयन और ये पूरा ऋण आयन। ठीक, ये तो ये जो Fe आपको दिख रहा है इसे पढ़ा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? केंद्रीय धातु आयन कहें या केंद्रीय धातु परमाणु कहें। ये जो Cn है ना, इसी Cn को, ये जो कोष्ठक के अंदर होता है, इसी को लिगेंड कहा जाता है। क्या चीज? लिगेंड कहा जाता है। और ये जो नंबर है बबुआ, इस नंबर को उप सह संयोजन संख्या कहा जाता है। उपसह संयोजन संख्या कहा जाता है। तो लिगेंड कह रहा है, तो लिगेंड क्या है? तो देखिए बच्चों, लिगेंड में क्या है कि वह धातु या धातु आयन जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु, जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु, ये केंद्रीय धातु परमाणु है, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता, यानी ये जो Cn है ये Fe को इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। ठीक है, यानी इसके पास, ध्यान देना भैया, ये क्या करता है? Fe को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता रखता है। ठीक, तो वही क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। तो समझ में आ गया लिगेंड क्या है?
तो वह धातु या धातु परमाणु, ठीक, जिसके अंदर केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता हो, वो लिगेंड कहलाएगा। कहने का मतलब यहां लेने वाला कौन, केंद्रीय धातु परमाणु, देने वाला कौन, लिगेंड है। और ये जो कोष्टक के भाई बाहर ये नंबर होता है, इसे उपसहसंयोजन संख्या कहा जाता है। तो उपसहसंयोजन संख्या की भी परिभाषा पूछ लेता है। तो उपसहसंयोजन संख्या क्या होता है, तो लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितने बंध द्वारा जुड़ा हो वो क्या हो जाएगा भैया, उपसहसंयोजन संख्या होता है। आगे भी देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है, समझ में आ गया बबुआ। तो ऐसे धातु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होगी, यानी जितना इसके पास रिक्त स्थान होगा, खाली स्थान, उतना ही इसके पास वो भरा रहेगा, वो उतना देकर भर देगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। हो गया ना, चलिए अगला देखते हैं, उपसहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी बताया ना, यह भी कई बार पूछा गया है। 2024 की ही बात कर लें, 25 में नहीं आया इसलिए संभावना और भी ज्यादा है। बाकी 18 में, 20 में, 22 में, 23 में, 24 में पैटर्न देखिए लगातार आया हुआ है, ठीक है, एक एक साल के गैप में। तो भैया ध्यान देना, 25 में नहीं आया तो 26 में पूरी संभावना। देखिए, धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की संख्या को उपसंयोजन संख्या, कई तरीके से इसकी परिभाषा लिख दीजिए। क्या कह रहा है, यहां पे बोल रहा है धातु आयन से जुड़े हुए दाता परमाणुओं की। अब केंद्रीय धातु परमाणु की बात बोल रहा है धातु आयन, दाता परमाणु का मतलब लिगेंड की बात कर रहा है, क्योंकि दाता कौन है, लिगेंड है भाई, ग्राही कौन है, तो केंद्रीय धातु परमाणु। तो यहां पर जैसे अभी एग्जांपल ले लिया हमने, ठीक, क्योंकि कह रहा है एग्जांपल के साथ, तो K3, उसके बाद भैया Fe, फिर हो गया Cn, ठीक है 6। तो यहां पे ध्यान दो, अभी क्या हमने बताया, यहां पर यही क्या होता है, ये जो नंबर होता है इसी को बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या, उप सहसंयोजन संख्या। तो यहां पर ये बोल रहा है धातु आयन से जुड़े, ये क्या है, Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन। ध्यान देना, इसको केंद्रीय धातु परमाणु कहो या केंद्रीय धातु आयन कहो, ठीक है। तो धातु आयन से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या, तो जो Cn है Fe के साथ कितने दाता परमाणु से जुड़ा है, 6 के साथ। तो ये संख्या ही क्या हो जाएगी, उपसहसंयोजन संख्या। क्योंकि इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए भैया, तो ध्यान देना, ये Fe आपका बीच में रहेगा, Fe बीच में रहेगा, और इसके साथ ये जो Cn है इस तरह से क्या है भैया, जुड़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, यानी यहां पे Cn, यहां पे Cn, यहां पे Cn, यहां पे Cn, इस तरह से अगर आप देखें तो भैया वही तो हुए ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है भैया, यहां पर सिग्मा बंध के साथ ये 6 क्या है, बंध से जुड़ा हुआ है, या फिर यूं कह लें दाता परमाणु इसमें कितने हैं, 6 है, ठीक है। तो वही चीज है कि यहां पे कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन दाता परमाणु से मतलब सॉरी, यहां पे बोल रहा है, हाँ, दाता परमाणुओं की संख्या, मतलब जितने क्या है, बंध द्वारा जुड़ा होता है, या फिर यूं कह ले कि धातु आयन से जुड़े दाता परमाणु की जो संख्या है, दाता परमाणु कौन है, Cn है, ठीक है। तो इसकी जितने ये क्या है संख्या के साथ जुड़ा होगा, वही संख्या उपसहसंयोजन संख्या। जैसे अगर K4 Fe, उसके बाद NH3, उसके बाद यहाँ पे 5 लिख दिया भैया, तो ये 5 ही उपसहसंयोजन संख्या हो जाएगी। या आपसे जैसे K3, उसके बाद Cu लिख दिया, यहां पर H2O लिख दिया, उसके बाद यहां पे कितना लिख दिया, 3 लिख दिया। तो भैया इसमें जो नंबर 3 है वो क्या है, ये 3 ही उपसहसंयोजन संख्या है। आई बात समझ में, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए इसे भी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है भैया कि DDT का उपयोग
तथा पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। ठीक है, अथवा में इसको पूछ सकता है कि डीडीटी क्या है, इसका उपयोग तथा पर्यावरण पर प्रभाव लिखिए। अगर बात किया जाए भैया तो इसको पिछले कुछ टाइम से नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन सिलेबस में है, तो वैसा है नहीं कि हाँ नहीं पूछा जा रहा है तो आगे भी नहीं आएगा। हमें भैया तैयार रहना है, ठीक है, क्योंकि बीच में देखिए आप यहां 2 से 3 साल गैप हो गए। तो डीडीटी क्या होता है, चलिए जान लेते हैं। टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए इसका जो पूरा नाम होता है बच्चों, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, लंबा चौड़ा सा नाम है। और देखिए डीडीटी होता क्या है, डीडीटी एक मतलब जैव अपघट्य पदार्थ के रूप में नहीं होता है, ये एक कीटनाशक है, लेकिन ये जल्दी से अपघटित नहीं होता है। ये एक जैव अपघट्य नहीं है, जैसे अदर कोई कोई केमिकल्स होते हैं या यूं बात कर ले कीटनाशक होते हैं, जल्द से जल्द अपघटित हो जाते हैं, लेकिन डीडीटी ये नेचर के लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। यानी ये क्या है, इसमें कुछ अवशेष वातावरण में लंबे समय तक बना रहता है। तो ये एक जैव अपघट्य पदार्थ नहीं है, अर्थात इसके अवशेष वातावरण में रहते हैं। इसका लंबा प्रभाव जो है वो बहुत घातक होता है और यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत विषैला होता है। ये तो रही बात पर्यावरण पर प्रभाव की। अब भैया इसका उपयोग बात कर लें तो इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, ठीक, लेकिन इस भाई पर्यावरण के लिए ये अत्यंत घातक है। अब देखिए भाई घातक इसलिए है क्योंकि जैसे होता है कि भाई जैसे डीडीटी का छिड़काव कर दिया गया तो बारिश हो जाएगी, उसके बाद क्या है बारिश में भाई जब पानी बह कर जाएगा नदी तालाब झील झरनों में जहां भी, तो ये क्या हो जाता है, हमने बताया ना, मिल जाएगा। तो जीवित जो प्राणी हैं पानी को पिएंगे तो कहीं ना कहीं उनके लिए क्या अत्यंत विषैला है, जानलेवा हो जाएगा, इसलिए ये घातक है। यही कारण है कि इसे कई देशों में बैन कर दिया गया है, कई देशों में पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया है, लेकिन भारत में आज भी बात कर ले, भारत में आज भी चोरी चुप्पा काम चल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका भाई संरचना सूत्र भी देख लें, क्योंकि संरचना सूत्र भी कभी कभार पूछा जाता है। तो देखिए आसान है, जैसे Cl हो गया, दिख रहा है, हाँ, जैसे Cl हो गया तो यहां पे भैया बोल रहा है डाई क्लोरो, तो 2 क्लोरो बना लेना है, जैसे एक क्लोरो यहां एक क्लोरो यहां। तो यहां पे पहले समझते हैं, जैसे भाई इसके साथ में हमने बना लिया डाई क्लोरो, यहां पे फिर डाई फेनिल है तो 2 फेनिल भी बनाना पड़ेगा, तो ये हो गया। और एक इधर भी इसी तरह से बना लेते हैं, चलिए यहां पर भी एक हो गया। ठीक है ना, आसान है, देखिए समझना स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर समझना एकदम आसान है। देखिए भैया एक क्या कह रहा है कि डाई क्लोरो, तो 2 क्लोरो हो गया, फिर कह रहा है कि डाई फेनिल, तो 2 फेनिल भी हो गया। अब ट्राई क्लोरो एथेन, तो ध्यान से समझिएगा बबुआ, इसको अपन यहां से ऐड कर दिए, फिर उसके बाद यहां पे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि मतलब ट्राई क्लोरो एथेन, तो यहां से लाने के बाद आप 3 क्लोरीन निकाल दीजिए, तभी तो ट्राई क्लोरो होगा। एक Cl यहां, एक Cl यहां और एक Cl यहां। अब ट्राइक्लोरोएथेन क्यों, तो एथेन क्यों, क्योंकि भैया जहां पे ये जुड़े हैं एक कार्बन यहां पे है और एक कार्बन यहां पे है, तो इसलिए 2 कार्बन हो गए, 2 पे होता क्या है, एक पे मेथ 2 पे एथ, तो ये क्या हो गया भैया डीडीटी का फार्मूला। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, काफी प्यारा सा टॉपिक है ये। हो गया भैया, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा क्लोरोफॉर्म के उपयोग लिखना है। देखिए ये 17, 20, 22, 25 ये आया हुआ है, ठीक है, और यहां से क्वेश्चन किए जाते हैं रेगुलर कि कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे CCl4 इसका फार्मूला, और उसके बाद क्लोरोफॉर्म CsCl3, ठीक समझ रहे हैं, तो इसके भैया उपयोग पूछ रहा है। ठीक है, एक क्या होता है, एक का फार्मूला होता है कि भैया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, और दूसरा क्या है CHCl3, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। ये सूत्र मतलब क्या कह रहा है
कि उपयोग इनका कहां होता है। तो भैया सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में बात कर लें तो इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में यानी आग बुझाने वाले यंत्रों में किया जाता है। दूसरा विलायक के रूप में, इसका किसी चीज को घोलने के रूप में। और तीसरा होता है फ्रेयन 12 के निर्माण में। फ्रेयन 12 क्या होता है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर वगैरह यानी फ्रिज वगैरह में किया जाता है। ठीक, आई बात समझ में। चलिए अब क्लोरोफार्म के बारे में बात कर ले तो क्लोरोफार्म का उपयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में, निश्चेतक यानी बेहोशी, बेहोश करने के लिए, मूर्छित करने के लिए। अगला है कि रबड़, चर्बी, वसा, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भैया कि प्रशीतक के रूप में यानी ठंडक प्रदान करने के रूप में, औषधि के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। इसके अलावा औषधि के रूप में यानी औषधि बनाने में भी, के रूप में नहीं, औषधि के निर्माण में भी, और साथ ही साथ सौंदर्य प्रसाधन यानी साबुन वगैरह, क्रीम वगैरह जो हो गई, ठीक है, उनमें भी इसका प्रयोग यानी क्लोरोफार्म का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगला टॉपिक क्या है भैया, अगला टॉपिक है कि एल्कोहल का क्वथनांक ईथर से अधिक होता है क्यों। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर ये पूछा जाता है इसलिए हमने इसको रख लिया। पिछली बार भी बताया था और आया हुआ था। ठीक है, और यहां देख भी सकते हैं आप कि भाई देख सकते हैं 25 में आया है। तो एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो ईथर से अधिक क्यों होता है, बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। देखिए एल्कोहल के अणुओं के बीच में जो प्रबल हाइड्रोजन बंध है, ठीक है, ये मतलब प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है। जो एल्कोहल होते हैं तो एल्कोहल के अणुओं के बीच में प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है। इस कारण से ये परस्पर संयोग करके विशाल अणु का निर्माण करते हैं। यानी जो एल्कोहल है जैसे C2H5OH, इसमें क्या होता है भैया, हाइड्रोजन जो बंध होगा, हाइड्रोजन बंध वो क्या होता है, प्रबल होता है, प्रबल हाइड्रोजन बंध, जिसके कारण इनके जो अणु है, मान लेते छोटे छोटे जो अणु है मिलकर वो विशाल अणु का निर्माण करेंगे। अतः अणुओं को एक दूसरे से अलग करने के लिए ज्यादा भाई अतिरिक्त तो ऊष्मा की क्या होगी, आवश्यकता होगी, जिसके कारण इसका क्या है, क्वथनांक बढ़ जाता है। जबकि ईथर के बीच हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता ही नहीं। क्यों, अगर आप देखेंगे उसका फार्मूला जैसे C2H5O C2H5, तो इसके बीच हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, जब हाइड्रोजन बंध उपस्थित होगा ही नहीं तो इनके अणुओं को अलग करने के लिए अतिरिक्त ऊष्मा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है भैया, जिसके कारण क्वथनांक इनका बहुत ही कम रहता है। यही कारण है कि एल्कोहल का जो क्वथनांक होगा वो ईथर से अधिक होगा। तो सब कुछ खेल किसका है, हाइड्रोजन बंध का। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो यहां पे बढ़ने का एक ही कारण है, अधिक होने का एक ही कारण है, प्रबल हाइड्रोजन बंध। ठीक, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि टालेन अभिकर्मक क्या है। देखिए क्वेश्चन है कि टालेन अभिकर्मक क्या है और इसके परीक्षण का उदाहरण भाई रासायनिक समीकरण देकर समझाना है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इतना आपसे जरूर कहेंगे 100 में 100% मान के चलिएगा भैया बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये क्वेश्चन टपकेगा, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, यहां पे ये क्वेश्चन रेगुलर बेस पे पूछा जाता है। अगर आप इसका पैटर्न देखें तो किस तरह से है, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 में नहीं दिखा। ठीक है, इसलिए 26 में पूरी संभावना है, याद रखना। तो देखिए टालेन अभिकर्मक होता क्या है। ठीक है, ऐसे यह पूछेगा टालेन परीक्षण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसने न घबराना। देखिए टालेन अभिकर्मक क्या है, तो टालेन जो अभिकर्मक होता है भैया, टालेन अभिकर्मक पहली बात इसमें जो कंपाउंड होते हैं यौगिकों का एक मिश्रण होता है, जिसमें क्या होते हैं, तो इसमें क्या है, सिल्वर नाइट्रेट
तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी AgNO3 और NH4OH। ठीक, क्या होता है भाई, इसको सही से लिखने का मतलब ये है AgNO3 लिखा है प्लस यहां पर ये लिखा है बच्चों NH4OH ये लिखा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है AgNO3 और NH4OH विलेन को ही टालिन अभिकर्मक कहा जाता है, यानी इस विलेन से ही बनता है Ag2O और इसका जो नाम होता है मुख्य रूप से वही होता है टालिन अभिकर्मक। ठीक है, और इसमें क्या होता है भाई, क्वेश्चन आगे ऐसे किया जाएगा कि भैया कि जब इसकी एल्डिहाइड से क्रिया करते हैं तो क्या होता है, या कहेंगे इसकी एल्डिहाइड से क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जब ये एल्डिहाइड से क्रिया करता है तो क्या है, रजत दर्पण बनाता है। और इसका ग्लूकोज वाले चैप्टर में भी, लास्ट वाले जैव अणु वाले में भी है, वहां पर जब ये पूछ लेगा ऐसे कि टालिन अभिकर्मक जब ग्लूकोज से क्रिया करता है क्या होता है, तो सेम होता है। यहां पर भी ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, वहां पर भी उसी तरीके बनाता है अम्ल, लेकिन वहां ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए भैया क्या कह रहा है। अब देखिए हमने ये तो बता दिया इसमें कि सिल्वर नाइट्रेट तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है वो टालिन अभिकर्मक होता है, फार्मूला भी बता दिया। और जब एल्डिहाइड की क्रिया टालिन अभिकर्मक से कराते हैं तो रजत दर्पण बनता है। ठीक है, इससे एल्डिहाइड की उपस्थिति की जांच होती है, यानी एल्डिहाइड के बारे में पता चलता है। जैसे कोई भी ले लिया, कोई भी हमने ले लिया क्या चीज, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में जैसे CH3CHO एल्डिहाइड एक ले लिया, इसकी क्रिया टालिन अभिकर्मक यानी Ag2O सिल्वर या ऑक्साइड, ये टालिन अभिकर्मक है, इसकी क्रिया करा दिए। जब इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, ध्यान देना, CH3 यहां पे रहेगा, CH3, फिर उसके बाद C2O है तो उठा लीजिए COO, फिर उसके बाद एक H है तो लगा दिया H, तो COOH, ये बन क्या गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन जाता है। बाकी मेन कंपाउंड क्या है, Ag2 है, तो यहां पर भैया आप Ag निकाल दीजिए, क्या करिए, Ag निकाल दीजिए। बट यहां पे Ag2 है तो यहां पे 2 Ag, और ये अवक्षेप बनता है इसलिए तीर नीचे की तरफ दर्शाएंगे, अगर उड़ जाता भाप बनकर ऊपर की तरफ तीर दर्शाते, और इसी का नाम क्या हो जाता है, ये है रजत दर्पण, रजत दर्पण। ठीक है, ये क्या है, तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, वैसे इसका नाम देखें तो भैया, क्योंकि COOH क्या होता है, COOH क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बाकी वैसे इसका नाम देखें एसिटिक अम्ल है, जो कि सिरके का क्या होता है, प्रमुख घटक होता है। बाकी ये क्या है, एल्डिहाइड, क्या है, एल्डिहाइड। और ये क्या है भैया, ये आपका है टालिन अभिकर्मक, टालिन अभिकर्मक। तो ये रिएक्शन आप अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लेना बबुआ। ठीक है, क्वेश्चन आएगा टालिन अभिकर्मक क्या है, इससे किस बोलेगा कि किस उत्पाद की उपस्थिति का पता चलता है। ठीक है, या इसके बाद इससे किसकी पहचान करते हैं, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड के समूह की पहचान करते हैं, नोट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेहलिंग अभिकर्मक क्या है, फेहलिंग अभिकर्मक क्या है, और उसके बाद पूछ रहा है कि एल्डिहाइड की फेहलिंग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, ये भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए जैसे टालिन अभिकर्मक सेम उसी तरह का ये भी क्वेश्चन कि फेलिंग अभिकर्मक क्या है, एल्डिहाइड की फेलिंग अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो देखिए फेलिंग अभिकर्मक एक रासायनिक अभिकर्मक है, फार्मूला CuO, यानी इसका क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड।
इसकी क्रिया जब एल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है और यह एल्डिहाइड की उपस्थिति का पता लगाता है, मतलब इससे भी एल्डिहाइड ही क्या है पहचान की जाती है। और हालांकि हमने बताया ना ये ग्लूकोज वाले में भी क्या है इस्तेमाल किया जाता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति, तो आप लिख भी सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की भी उपस्थिति की पहचान होती है। कब? जब पूछेगा कि इसकी ग्लूकोज से क्रिया का समीकरण, ठीक है, नहीं तो एल्डिहाइड से पूछेगा तो यही बताएंगे। चलिए तो भैया यहां पर हम देखते हैं तो समीकरण देखते हैं, तो एल्डिहाइड में ही वही चीज सेम फार्मूला जैसे ले लिया CH3CHO, उसके बाद अब की बार भैया फार्मूला मतलब यहां से हमको क्रिया करा लेनी है CuO से, किसके साथ में? CuO से। अब जब CuO से क्रिया करा लिए अपन तो यहां पर बने गया क्या? सेम वही CH3COOH, तो यहां पे CH3COOH बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल और साथ में भैया क्या चीज? Cu2O, क्यूपरस ऑक्साइड। क्या बन गया? क्यूपरस ऑक्साइड। लेकिन एक चीज देखिए, अगर ध्यान दें भैया Cu2 हो गया है तो यहां पे अब 2 लगा दो, Cu2 हो गया तो यहां पे अब 2 लगा दो। क्या बात बराबर? Cu2 हो गया, अब 2 और एक 3 ऑक्सीजन, 2 और एक 3 ऑक्सीजन, बात बराबर, ठीक है। तो यहां पर ये रिएक्शन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? मेन आपका यही है क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड का ये कैसा अवक्षेप बनता है? लाल, ठीक है, लाल अवक्षेप यानी लाल रंग का एक पदार्थ बन जाएगा। तीर इसकी भी नीचे ही रहेगी भैया, लाल अवक्षेप बनेगा और ये क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है, ठीक है। बाकी वैसे तो देखें तो ये एसिटिक अम्ल है, सिरके का प्रमुख घटक। ये क्या है भैया? तो इसी को बोलते हैं फेहलिंग विलयन। क्या कहेंगे? फेहलिंग विलयन, या सॉरी विलयन कह रहे हैं, फेहलिंग अभिकर्मक, फेहलिंग अभिकर्मक। और ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा एल्डिहाइड। तो बहुत आसान सी रिएक्शन है। आई बात समझ में प्यारे बच्चों? चलिए जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिएगा। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है भैया, यह भी बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि एमीन की प्रकृति क्षारीय क्यों होती है? कारण आपको बताना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान देना भैया, ये 2024 में आया है, यहां पे लिखा है केवल इतना, ठीक है। 18, 20, 24, 25 में इसको भी मिस किया है, तो ये क्वेश्चन आपको भी मिस कर रहा है भैया बहुत ज्यादा, कि 25 में फिर हमारी मुलाकात, मतलब 26 में फिर मुलाकात होगी कि एमीन की जो प्रकृति है वो क्षारीय क्यों होती है, क्या कारण है कि एमीन क्षारीय प्रकृति का होता है। देखिए इसमें कारण बहुत सिंपल है कि एमीन में जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उस पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। कैसा? एकाकी इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर होता है भैया, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ही एमीन आसानी से एक प्रोटॉन स्वीकार कर सकता है या किसी इलेक्ट्रॉन कमी वाले केंद्र को इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। अर्थात एमीन के क्षारीय होने का जो मुख्य कारण है वो नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपलब्धता है। सीधी सी बात है, ठीक है, इसमें यही इसका कारण हो जाता है। तो समझ में आया कुछ? चलिए अगर नहीं भी आया है तो हम समझाते हैं। यहां पे कह रहा है कि एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है और इसके कारण भैया ध्यान देना, और इस इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ही एमीन आसानी से एक प्रोटॉन या तो दे भी सकता है, ले भी सकता है। जैसे अगर भाई क्या ले लें, अमोनिया, तो अमोनिया भाई कोई एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे अमोनिया है NH3 है भैया, ये क्या है
कि अगर यहां पे देखें तो लेकर ये क्या बनाएगा, NH4 अमोनियम आयन, ठीक। और इसी तरह से कोई एमीन का एक अणु ले लिए जैसे RNH2 और उसके बाद प्लस का H धनायन यानी एक प्रोटॉन ये हो गया, तो ये क्या बना लेगा, तो ये R उसके बाद NH3। तो यहां से अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक यानी लोन पेयर इस पे होता है, ये जिसके कारण ये आसानी से क्या करता है भैया, मतलब ये क्या करता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन युग्म दे भी देता है और ग्रहण भी कर सकता है। तो सीधी सी बात, बस ये वाली लाइन समझना कि एमीन के क्षारीय होने का जो मुख्य कारण है वो नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसमें दोनों में आप देख सकते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसमें भी H प्लस H ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ठीक है। प्रोटॉन ये दान भी कर रहा है, मतलब दान भी कर सकता है और ले भी सकता है। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे, हो गया ना। चलिए आगे चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ठीक। और विटामिन ए तथा विटामिन के की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। और देखिए ये क्वेश्चन किया गया है, इसलिए यहां पे हमने इसको रखा है, और रेगुलर कई बार बीच में आया है, जैसे 17, 20, 22, 25 का एक पैटर्न होता है, ठीक है। तो भाई विटामिन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है पूछ रहा है, और विटामिन ए की और तथा विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है ये आपको बताना है। देखिए भैया अगर विलेयता के आधार पर बात किया जाए तो विटामिन जो होता है वो क्या होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी विटामिन, तो विटामिन बी तथा सी, बी तथा सी, यानी जैसे याद रखना बी सी यानी बी का मतलब भैं और सी का मतलब शाह, तो भैंस। और गई भैंस पानी में, तो पानी में घुलनशील विटामिन कह ले या जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, बी सी। तो गई भैंस पानी में, तो ट्रिक से याद कर लेना कि भैया बी सी जल में है, ठीक है। यानी जो बी सी विटामिन है वो जल में घुलनशील है, ठीक, जल में घुलनशील। तो जल में घुलनशील का मतलब ये जो होती हैं विटामिन बी और सी ये जल में होती है, इसीलिए इनको बॉडी की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, यानी ये पानी के साथ बह जाती हैं, ठीक। इसीलिए इनको ऊपर से खाया जाता है, जैसे विटामिन सी में खट्टा चीज है ना, जैसे हो गया अचार, हो गया नींबू, हो गया संतरा, हो गया आंवला, हो गया, इनमें से ये सब विटामिन सी के प्रमुख स्रोत होते हैं, और इनको अचार के रूप में या ऊपर से खाया जाता है, क्योंकि ये जैसे पसीने के माध्यम से, पेशाब के माध्यम से ये हमारे बॉडी में मतलब नहीं रह पाते हैं, ये निकलते रहते हैं, इसीलिए रेगुलर इनकी जरूरत पड़ती है। और अगली जो विटामिन है भैया वसा में घुलनशील विटामिन, तो ये वसा में घुलनशील यानी फैट में, ठीक है। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन जो हमारे अंदर एकत्रित रहती हैं, ज्यादा से ज्यादा इनको लिया जाए तो ये फैटी होते हैं, फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, ठीक। तो ऐसे विटामिन कौन कौन से हैं, इसके अलावा जो बचता है ए, डी, ई तथा के, ये जो विटामिन है ए, डी, ई तथा के, ये विटामिन क्या है, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन है ना भैया। अब उसके बाद कह रहा विटामिन ए तथा के की कमी से रोग, तो विटामिन ए की कमी से रोग, विटामिन ए की कमी से रोग, तो विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है जरा बताइएगा आप, तो ए की कमी से रतौंधी होता है बबुआ, रतौंधी। और भैया अगला है कि विटामिन विटामिन के की कमी से रोग
कौन सा होता है? तो रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का थक्का ना बनना। इसे ठीक है ना, रक्त का थक्का ना बनना, ये बीमारी हो जाती है। तो ये हो जाता है भैया विटामिन ए की कमी से रोग एक आपका, और एक विटामिन के की कमी से रोग। ठीक है, नोट कर लीजिए। और यहां से ये वाला बहुविकल्पी में काफी आता है, याद रखना। जैसे देगा कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है, वसा में घुलनशील कौन सी है, इस तरह से। ठीक, इसलिए नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में मान मतलब हार्मोन्स की भूमिका का उल्लेख करना है। आप देख सकते हैं 17, 20, 22, 24, 25 में नहीं आया, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन रखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो भैया ध्यान से समझिएगा कि जो हार्मोन्स होते हैं उनका हमारे शरीर के अंदर क्या योगदान होता है। कभी कभार इसको ये पूछता है कि भाई जैसे दो हार्मोन्स का नाम व कार्य लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हार्मोन्स हमारे शरीर में निम्नलिखित कार्यों का नियंत्रण करते हैं। सबसे पहले ये उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं उनको नियमित व नियंत्रित करते हैं। ठीक, जैसे डाइजेशन, ठीक है, उसके बाद जैसे हो गया ना, पाचन हो गया, श्वसन हो गया, प्रजनन हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके अलावा वृद्धि व विकास में ये सहायक होते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि व विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है हार्मोन्स का। और नेक्स्ट जैसे वही चीज जनन में सहायक होते हैं। और अगला है मानसिक व शारीरिक स्थिति का नियंत्रण, यानी हमें जैसे गुस्सा आ जाना, ठीक है, जैसे हम फिर किसी से लगाव या फीलिंग, प्रेम वाली फीलिंग्स आ जाती हैं, तो ये हमें भाई जो हमारी मानसिक और जो शारीरिक गतिविधियां चलती हैं वो हार्मोन्स का ही किया धराया। जैसे कुछ हार्मोन्स के में अगर बात कर ले प्रमुख रूप से, जैसे हो गया इंसुलिन हार्मोन्स, इंसुलिन। तो इंसुलिन हार्मोन जो होता है इसका कार्य क्या है? तो ये होता है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखना। रक्त में, ये कई बार पूछा गया है भैया, जैसे पूछ लेगा दो हार्मोन का नाम व कार्य लिखिए, तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करना। ठीक है, कि ग्लूकोज की मात्रा कम या ज्यादा ना होने पाए, क्योंकि कम होने से भी भाई जब इंसुलिन अल्प स्राव होगा तभी एक बीमारी हो जाती है, मधुमेह या डायबिटीज, है ना। और जैसे दूसरा अगर बात कर लें, जैसे रिलैक्सिन हार्मोन्स, तो भैया अगर रिलैक्सिन हार्मोन्स की बात कर लें तो ये क्या करता है? प्रसव पीड़ा, महिलाओं में ये प्रसव पीड़ा को कम करता है, यानी डिलीवरी के दरमियान ये पीड़ा को कम करता है, संकुचित करता है मांसपेशियों को, प्रसव पीड़ा को कम करना। ठीक है, प्रसव पीड़ा को कम करना। तो ये हार्मोन्स के कुछ कार्य हो जाते हैं, बट ज्यादातर ये से कार्य में अगर पूछेगा इस तरह से, नहीं तो कुछ बाकी बहुत सारे और भी हार्मोन्स हैं। ठीक है ना, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज की एक क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक जरूर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।